स्वागत, नमस्कार। एक बार फिर साक्षात्कार एक कवि से कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। आज हम मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रमुख शहर इंदौर में हैं। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब दुनिया में एक मिसाल है। यहाँ के प्रतिष्ठित साहित्यकारों की पृष्ठभूमि सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो भी इंदौर की पृष्ठभूमि से ही आती हैं। निबंध आपकी मूल विधा है। आप एक आलोचिका भी हैं, कवित्री भी हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, बड़ी गंभीरता से साहित्य रचती हैं। आइए डॉक्टर शोभा जी का अभिनंदन करते हुए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में आपको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय सम्मान इस वर्ष प्राप्त होने की घोषणा हुई है। आपको ढेरों बधाई। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बहुत आभार आपका। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और किसी भी लेखक के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सम्मान या पुरस्कार लेखक को प्रसन्नता तो देता ही है, लेकिन उसके साथ में एक दायित्व भी देता है। वो दायित्व ये रहता है कि शायद हमने जो लिखा है वो हम और बेहतर समाज में जाए। जी। अगर आप सम्मानित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से अंधेरे कमरे में बैठ के या किसी कोने में बैठ के आपने ऐसा कुछ जरूर लिखा है जिससे समाज को कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है, समाज तक वो बात पहुंच रही है। उसी का प्रतिसाद होता है कोई भी पुरस्कार या सम्मान। लेकिन मुझे लगता है प्रसन्नता हमेशा दायित्व लेकर आती है, तो उन दायित्वों पर आपको एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, सम्मान के बाद हमारी साहित्यिक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। शोभा जी, पूछना चाहूंगी, आप तो आलोचना के क्षेत्र में हैं, तो आलोचना ऐसा कार्य है जो सभी को पसंद नहीं आता, मगर ये भी सच है कि आलोचना साहित्यकार की लेखनी को निखारती है। आपका आलोचना लिखने के दौरान क्या अनुभव रहा? तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य में विधा का चयन आपके व्यक्तित्व के अनुरूप ही होता है। ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं कहें तो हर व्यक्ति के भीतर एक आलोचक होता है। शुरू से जो मेरी पृष्ठभूमि रही कि बिल्कुल एक छोटी सी घर की बात बताना चाहूँगी संक्षिप्त में, कि जब माताजी घर में कोई विशेष व्यंजन बनाती हैं तो उसका स्वाद चखने की जो जिम्मेदारी होती थी वो घर में मेरे ऊपर होती थी। कि वो चक्के अगर उसमें कोई कमी है तो वो शोभा बताएगी, अगर अच्छा बना है तो भी और कमी है तो भी। तो आलोचक का काम भी यही होता है कि केवल कमी नहीं बताना, अगर कुछ अच्छा है तो वो भी बताना, कुछ नया स्वाद है तो वो भी बताना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बात है, हर व्यक्ति के भीतर एक आलोचक छिपा होता है। और हमारे जीवन में पहला आलोचक हमारी माँ होती है जो हमें सुधार करती है, संशोधन करती है। दूसरा आलोचक हमारे शिक्षक होते हैं। ये अलग बात है कि हम अगर स्वयं में एक आलोचक बन जाए कि हमने जो काम किया है उसके सुधार पर, उसके परिवर्धन पर, संशोधन पर हम काम कर ले तो हमें दूसरे आलोचकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इतनी निरक्षीर विवेक दृष्टि होती नहीं है आमतौर पर। आप प्रतिष्ठित अग्निधर्मा साप्ताहिक पत्र की प्रबंधक संपादक भी हैं। पत्रकारिता बहुत ही साहस और जिम्मेदारी का कार्य है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगी? इस विषय में थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि पे जाना चाहूंगी। वो नींव ऐसी रखाई कि जो मेरे जीवन साथी हैं श्री आशीष जैन जी, उनका जो विषय रहा वो पत्रकारिता रहा और वो पत्रकारिता के ही कार्यक्षेत्र में रहे। तो पत्रकारिता के अध्ययन के दौरान ही उन्होंने एक शब्द पढ़ा, अग्निधर्मा, और ये जो नाम था, ये उपाधि थी, ये दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी को दी गई थी। अरे वाह, क्या बात है। उनकी ज्वलंत पत्रकारिता के चलते उन्हें अग्निधर्मा कहा गया था। ओके। तो जब आशीष जी को ऐसा लगा कि नहीं, जब मैं अपना भविष्य में कभी अखबार शुरू करूंगा तो उसका नाम मैं अग्निधर्मा रखूंगा। वाह। और आपको शायद संज्ञान में होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो समाचार पत्र निकलता था, कर्मवीर जो निकलता था, कर्मवीर के जो प्रबंधन की संपादकीय नीतियां थी, अग्निधर्मा की भी वही संपादकीय नीतियां है। पूर्णतः विज्ञापन प्रतिबंधित अखबार, पूर्णतः अव्यावसायिक। अग्निधर्मा में विज्ञापन प्रतिबंधित। ये है ना आपका? बिल्कुल, ये अग्निधर्मा निकलता है हमारा। ठीक है। कितने पृष्ठ होते हैं इसमें? ये टोटल हमारे 8 पृष्ठों में निकलता है। ओके। इसमें से हाँ जी, ये साहित्य, हाँ, साहित्य के और विचार के इसमें 3 पृष्ठ होते हैं इस तरह से। ये आप देखिए। और ये इसकी प्रतिवर्ष हम एक स्मारिका भी निकालते हैं जी, जिसमें हम सभी अंकों का समायोजन करते हैं।
तो मैं कहना ये चाह रही थी कि पत्रकारिता उनका विषय था, मेरा साहित्यिक क्षेत्र था जी। तो ये जो समायोजन हुआ वो आचार्य विद्यानिवास मिश्र की बात कहते हुए मैं खत्म करती हूँ आपके सवाल को, कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने कहा था कि पत्रकारिता जो है वो तात्कालीन साहित्य है, साहित्य जो है वो स्थायी पत्रकारिता है। वाह, ये उनके शब्द थे। हाँ, आप अपनी पुस्तकों के विषय में दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो? निबंध विधा में मेरी 2 किताबें हैं, एक विमर्श केंद्रित किताब आई है और चूंकि कविता मेरी विधा नहीं है बावजूद इसके कविता की एक किताब आई है जी। और 3 किताबें मैंने संपादित की हैं। शोभा जी, जो आजकल साहित्य आयोजना की भरमार हो रही है उससे क्या साहित्य जगत लाभान्वित हुआ है? आयोजनों के मामले में तो मैं यही कहूँगी, मैंने अभी पुणे लिटरेचर फेस्टिवल में ये बात कही थी और वही बात मैं यहाँ भी आपके समक्ष दोहराना चाहूँगी कि आयोजनों का उद्देश्य क्या है। आप पुस्तक चर्चा का आयोजन रखते हैं, घंटे भर का रखते हैं, 2 घंटे का रखते हैं, आजकल तो पुस्तक चर्चा के आयोजन में भी अगर आपने भोजन रखा है तो शायद संख्या मिलेगी आपको, अन्यथा की दृष्टि में स्वल्पाहार में आने वाले लोग, ये एक बहुत कड़वा सच है जी। कि 2 उद्देश्य रहते हैं कि आपको एक तो श्रोता जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और अगर जुटा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। हाँ जी, जितने कवि बैठे होते हैं उतने वही श्रोता हो जाते हैं, आपस में सुना के आपस में तो वही वक्ता है, वही श्रोता है, तो पाठक कहाँ है? जो बोलना चाहिए विशुद्ध पाठकों की हम बात कर रहे हैं। जो आयोजन इतना बृहद स्तर पर होता है, क्या उसका उद्देश्य सरकारी अनुदान है? क्योंकि हो ये रहा कि आयोजनों में जो लोग बैठे हैं मंच पर वो कौन लोग हैं जिनका साहित्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो आपको आपका आयोजन का उद्देश्य हमें स्पष्ट हो रहा है कि आपकी नियत अनुदान प्राप्त करना है, न कि साहित्य का विस्तार करना है। जी, हो सकता है ये बात किसी को ठीक ना लगे, लेकिन सत्य यही है कि उस विषय का अध्येता अगर मंच पर बैठता है, बात करता है तो आयोजन सार्थक है। कि आपका उद्देश्य क्या है, वो बात संप्रेषित भी हो रही है नहीं हो रही है। आमतौर पर आप देखते हैं कि फोटोग्राफी हो जाती है, प्रशासकीय अधिकारी आ जाते हैं, आपको अनुदान मिल जाता है, प्रचार प्रसार विज्ञापन मिल जाता है, काम खत्म हो जाता है, एल्बम अच्छे बन जाते हैं उससे, लेकिन पाठक तक वो कितनी बात पहुंची। आप लगातार अकादमिक विषयों पर शोध कार्यों को लेकर लिखती हैं। हिंदी साहित्य में पीएचडी के गिरते हुए स्तर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो आपने मेरे मन का तार छीड़ दिया ये प्रश्न करके, क्योंकि ये हमेशा से मेरा विषय रहा है। और सोशल मीडिया पे आपको शायद आपने देखा ही होगा कि ये एक पोस्ट मैंने लिखी थी 2024 में और ये महज 2 दिनों में 21 लाख पाठकों तक पहुंची थी। अच्छा जी। ये पीएचडी के ऊपर ही केंद्रित थी और ये मेरा निजी कसक भी है इस विषय को लेके, और शोधार्थियों के पक्ष में भी है, उनके समर्थन में भी है, और शोध निदेशकों की पीड़ा भी है इसमें, उस पोस्ट में जी। वो ये विषय है कि होता ये है कि हमारे यहाँ जो महाविद्यालय स्तर पर जो निदेशक शोध कार्य करवाते हैं, सबसे पहले हम उनकी स्थितियों पर बात करते हैं। शोध निदेशकों को आप बाबू से लेकर भिष्टी तक का सारा कार्य दे देते हैं जी। उनको सिलेबस तो अपना पूरा करवाना ही है, अपना पाठ्यक्रम तो शोधार्थियों का करवाना ही है, विद्यार्थियों का, साथ में शोधार्थियों को पीएचडी भी करवानी है जी जी। और वहां चुनावों में भी आप उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं। आप बताइए कि दूसरे जो जगह उनकी प्रशासकीय कार्यों में जो उनकी ड्यूटी लगती है, वो जिम्मेदारियों के साथ में वो एक शोधार्थी के शोध कार्य पर कितना एकाग्र रह पाएगा। मुझे लगता है कि शोध निदेशकों के लिए ये एक नियम बनना चाहिए कि उनको शोध कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य ना सौंपा जाए। साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव महसूस करती हैं? क्या आज के साहित्य में समाज को बदलने की संभावनाएं मौजूद हैं? साहित्य पर समाज का प्रभाव तो निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों ही में अंतर संबंध है। साहित्य जो रचा जाता है वो समाज से ही निकल कर आता है जी। जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं उनके पात्र कहाँ से मिलते हैं, समाज से ही निकल के आते हैं जी। जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें कई बार ऐसा होता है, हमें जानकारी मिलती है कि अच्छा समाज में ये हो रहा है। साहित्य केवल बोलना चाहिए सूचना नहीं होता, हमें संवेदनशील भी बनाता है जी। साहित्य। हम कविताएं पढ़ते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं। ऐसा लगता है कि साहित्य जो है वो एक संवेदना का बीज नहीं होता, वो एक वटवृक्ष भी बनता है समाज में। आज हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम जब भी हमें थोड़ा बहुत समय कहीं मिलता है और हम किसी लेखक की किताब हाथ में उठाकर देखते हैं तो हम कहीं किसी और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वो जो एक दूसरी दुनिया में जाने का जो क्षण होता है, वो जो छोटा सा समय होता है, मुझे लगता है वो हमें सोचने के लिए, ठहरने के लिए एक अवसर देता है। और वो जो एक समय है, ठहराव है, कहीं ना कहीं वो ही बदलाव की दिशा निर्धारित करता है। और कोई भी बदलाव जो होता है वो विरोध से शुरू होता है जी। ये भी कहावत है ना, देयर इज नो पोजीशन विदाउट अपोजिशन। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। आपसे बातचीत का सफर बहुत ही अच्छा रहा
उम्मीद है आज की इस बातचीत के दौरान हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आज के डॉक्टर शोभा जैन जी से मिलने के पल अविस्मरणीय रहे। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं सार्थक रहा। अगले एपिसोड में किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। आपसे आशीर्वाद की कामना करते हुए विदाई लेते हैं।